हम सभी यही सोचते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच काफी ज्यादा गहरी दोस्ती है। काफी नेपालीज हमारे यहाँ बिजनेस और एजुकेशन के लिए आते हैं और इंडियंस के लिए नेपाल एक फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है। और नेपाल जाने के लिए तो इंडियंस को पासपोर्ट या वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक बार आप ये कार्टून देखिए जो पब्लिश हुआ था नेपाली टाइम्स में, और ऐसे ढेरों आर्टिकल्स नेपाल में पब्लिश होते ही रहते हैं जो दिखाता है कि नेपालीज और इंडियंस का रिलेशन इतना ज्यादा सीधा भी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। बल्कि इंडियंस तो इस बात से अवेयर ही नहीं है कि नेपाली लोग इंडियंस को कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि हम इंडियंस के लिए हमारी जियोपॉलिटिक्स इंडिया, अमेरिका, रशिया और चाइना सिर्फ 4 देशों तक ही सीमित रह जाती है। और हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे कैसे रिलेशंस है उसके बारे में हम शायद जानना ही नहीं चाहते। और नेपालीज के पास काफी अच्छे रीजंस हैं इंडियंस को हेट करने के लिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल से बताना चाहता हूँ, जिसको जानने के लिए आपको इंडिया, नेपाल और ब्रिटेन का लव ट्रायंगल जानना जरूरी है। तो चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में काफी राज्यों को कॉलोनाइज किया, लेकिन उन्होंने नेपाल को कभी कॉलोनाइज नहीं किया। लेकिन नेपाल को एक डर जरूर बना रहता था और उन्होंने अपनी सेफ गार्डिंग के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि ह्यूमन नेचर हमेशा से एक्सपेंशनिस्ट तो रहा ही है, तो नेपाल ने अर्ली 1800s में ही अपने आसपास के राज्यों को कॉन्कर करना चालू कर दिया, जिसमें मॉडर्न डे उत्तराखंड और सिक्किम के हिस्से को नेपाल ने अपने अंडर कर लिया। लेकिन उस एरिया के कुछ राजा ब्रिटिशर्स के पास मदद मांगने चले गए। हालांकि ब्रिटिशर्स को नेपाल को कॉलोनी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि नेपाल के पास ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज या बिजनेसेस थे ही नहीं जिससे ब्रिटिशर्स को फायदा हो। और नेपाल एक बफर का काम करता था ब्रिटिश इंडिया और चाइना की क्वीन डायनेस्टी के बीच। लेकिन ब्रिटिशर्स को नेपाल की जरूरत एक ट्रेड रूट के लिए जरूर थी, जिससे वो तिब्बत के साथ ओपियम के बदले तिब्बतियन पश्मीना की ट्रेड कर पाए। लेकिन नेपाल ने ये ट्रेड रूट देने तक से भी मना कर दिया ब्रिटिशर्स को। और इसी मुद्दे पर हुई एंग्लो नेपालीज वॉर, जो 2 साल तक चली। ब्रिटिशर्स को नेपाल के गोरखास ने कड़ी टक्कर दी और ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। लेकिन लास्ट में नेपालीज कमजोर पड़ने लगे और उन्हें सरेंडर करना पड़ा। और इस वॉर में ब्रिटिशर्स को भी समझ आया कि माउंटेन्स में ब्रिटिश आर्मी कितनी ज्यादा कमजोर है, कि नेपाल जैसी ऑलमोस्ट पावरलेस एंटिटी ने भी उन्हें ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। और उन्होंने वॉर जीतने के बाद भी नेपाल को कॉलोनी नहीं बनाया, क्योंकि वो गोरखास को अपने अगेंस्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने नेपाल कंट्रोल्ड 1/3 टेरिटरीज जैसे कुमुआ, गुरवाल और सिक्किम को वापस लेकर ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना दिया और गोरखास को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लिया, क्योंकि यही एरियाज थे जो क्रूशियल थे चाइना से ट्रेड रूट के लिए। ब्रिटिशर्स के लिए ये विन विन सिचुएशन थी। लेकिन नेपालीज भी 50% इस फैसले से खुश थे, क्योंकि कम से कम उन्हें ब्रिटिशर्स की कॉलोनी नहीं बनना पड़ा। और इसी वजह से ब्रिटिश और नेपालीज टाइम के साथ अच्छे दोस्त भी बनने लगे, इतने अच्छे कि इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में नेपाली राजा राणा ने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को अपोज किया था और ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। और इस दोस्ती के बदले ब्रिटिशर्स ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बांके, बर्दिया, कलाली और कंचनपुर खुश होकर नेपालीज को गिफ्ट की थी, जो आज तक नेपाल में है। ये थी इंडिपेंडेंस से पहले की स्टोरी। अब 1947 में Britain made the decision to leave India. Now it is for Indian leaders to decide the future of their country. जिसके बाद नेपाल के राजा ने इंडिया में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. खैर, इंडिया तो 1947 के बाद से एक डेमोक्रेसी बन गया, जिसकी कमान हाथ में आई इंडियन नेशनल कांग्रेस के और पीएम बने जवाहरलाल नेहरू। लेकिन नेपाल में अभी भी मोनार्की थी। लेकिन नेपाल के ज्यादातर वो लोग जो इंडिया में रहते थे वो इंडिया को सपोर्ट करते थे और नेहरू की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे। तो 1946 में नेपाली कांग्रेस का भी गठन हो चुका था, जो नेपाल में मोनार्की खत्म करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लाना चाहती थी। और इसमें इंडियन कांग्रेस ने भी नेपाली कांग्रेस को पूरा सपोर्ट किया, जिससे 1950 में फाइनली नेपाली कांग्रेस पावर में आती है और नेपाल एक मोनार्की से हटकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। यानी कि राजा अभी भी था, लेकिन उसकी पावर्स काफी ज्यादा कम हो गई थी, जैसे ब्रिटेन में होता है ठीक वैसे ही। 1950 में ही इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई, जिसको नेपाल के काफी लोग असमान संधि भी बोलते हैं। और यहीं से इंडिया नेपाल के रिलेशंस और ज्यादा खराब होने स्टार्ट हुए, क्योंकि नेपाल के लोगों को लगता है कि इस ट्रीटी की वजह से इंडिया नेपाल की सोवरेनिटी में इंटरफेयर करता है। जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो नेपाल के रिप्रेजेंटेटिव नेपाल के पीएम और रूलर राणा और इंडिया के नेपाल के एम्बेसडर थे, जो कि 2 बहुत ही ज्यादा अनइक्वल पोजीशंस हैं। और ये अपने आप में ही दिखाता है कि इंडिया खुद को नेपाल से सुपीरियर शो करता है। और ये मैं नहीं, बल्कि नेपाल के लोग जो इंडियंस को क्रिटिसाइज करते हैं उनका आर्ग्यूमेंट है। और उनका आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जैसे अनफेयर पोजीशंस थी, उसी तरह के अनफेयर आर्टिकल्स और एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी देखे जा सकते हैं इस ट्रीटी में। और काफी सालों से नेपाल में इस ट्रीटी को रिव्यू और इवन स्क्रैप करने की बातें भी होती ही रहती है। इसके बाद 1951 में नेहरू जी ने पार्लियामेंट की एक स्पीच के दौरान एक स्टेटमेंट दिया कि नेपाल की कोई खुद की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, बल्कि नेपाल
नेपाल के फॉरेन अफेयर्स तो इंडिया के थ्रू कंडक्ट होते हैं, जिसको नेपाल में काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और बाद में नेहरू जी को माफी मांगनी पड़ी थी। इसके बाद 1951 में नेहरू जी एक और गलती करते हैं। 1951 में इंडिया ने नेपाल के अंदर एक डैम बनाया, कोशी डैम, और वो भी बिना नेपाली गवर्नमेंट से डिस्कस किए, जिसकी परमिशन इंडिया को थी 1950 की ट्रीटी की वजह से। लेकिन इस डैम की वजह से नेपाल ने काफी बार फ्लड्स को झेला है और इसको भी नेपालीज ने अपनी सोवरेनिटी के लिए खतरे के रूप में देखा। 1950 से लेकर 1960 तक नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चली। एक तरह से नेपाल ने डेमोक्रेसी की टेस्टिंग की। फिर 1960 में नेपाल के किंग महिंद्र ने कूप किया और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को नेपाल में बैन कर दिया, जिसकी वजह राजा ने बताया 1950 की ट्रीटी को। उन्होंने कहा कि इस ट्रीटी की वजह से इंडिया नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में दखल देता है, और किंग महिंद्र ने तो 1960s में नेपाल के अंदर हिंदी को भी बैन कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडियन पब्लिश्ड बुक्स को नेपाली स्कूल्स में बैन कर दिया गया ताकि नेपाल के लोग ज्यादा प्रो इंडियन ना बन जाए। और 1966 तक नेपाल इंडिया के रिलेशंस इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि नेपाल ने चाइना से अपनी कैपिटल सिटी को कनेक्ट करते हुए एक रोड भी कंस्ट्रक्ट कर दिया कि इन केस चाइना की मदद लेनी पड़ जाए इंडिया के खिलाफ। इस रोड का नाम है अरानिको हाईवे, आप गूगल करके चेक कर सकते हो। इसके बाद 1975 में क्योंकि इंडिया ने सिक्किम को मर्ज कर दिया था और बांग्लादेश वाज आल्सो लिबरेटेड, तो नेपाल को लगा कि सिक्किम भी एक मोनार्की था जिसको इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर से मर्ज कर लिया, तो अब नेपाल इंडिया का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो इसके लिए नेपाल के किंग बीरेंद्र यूएन गए प्रपोजल लेकर कि नेपाल को सभी नेशंस जोन ऑफ पीस एक्सेप्ट करें, जिसमें 130 कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया था लेकिन इंडिया ने नहीं, और इससे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस और ज्यादा खराब हुए और नेपाल ने इंडिया को एक एक्सपेंशनिस्ट नेशन बोला और नेपाली किंग 1975 की इंडिया की इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी भी अटेंड करने से मना कर दिया। और ये वो समय था जब सिक्किमाइजेशन और लैंड अप जैसे शब्द नेपाली पॉलिटिक्स में खूब चर्चा में थे। समझाता हूँ। सिक्किमाइजेशन ये बोलने के लिए कि जैसे सिक्किम को इंडिया ने सॉफ्ट पावर से मर्ज कर लिया, वो सेम चीज इंडिया नेपाल के साथ भी करेगा, जिसमें साथ देगी प्रो इंडियन नेपाली कांग्रेस। और लैंड अप इसलिए कि सिक्किम के पीएम काजी लैंड अप दोरजी का बड़ा रोल था सिक्किम को इंडिया में मर्ज करने के लिए, और नेपाल के लोग उसको एंटी नेशनल मानते हैं। तो नेपाल में किसी को एंटी नेशनल बोलना हो तो उसको बोलिए लैंड अप। और 1980s तक नेपाल के ज्यादातर लोग चाइना की तरफ शिफ्ट होने लगे थे क्योंकि वो इंडियंस को टाइम टू टाइम उनके किंग को तंग करने वाले लोगों की तरह देखने लगे थे। और एक फन फैक्ट, 1988 में नेपाल ने सोनिया गांधी को नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं किया था क्योंकि उस टेम्पल में सिर्फ हिंदूज अलाउड हैं। बैक टू द स्टोरी, 1989 में नेपाल इतना ज्यादा लीन था चाइना की तरफ कि नेपाल एयरक्राफ्ट गन्स खरीद रहा था चाइना से, जिसको इंडिया ने खूब अपोज किया। और जब नेपाल नहीं माना तो राजीव गांधी ने नेपाल पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया, जिसके दबाव में नेपाल के किंग को पॉलिटिकल पार्टीज से बैन हटाना पड़ा और नेपाल में डेमोक्रेसी फिर से स्थापित हुई। और अगले कुछ साल चीजें थोड़ी सी स्मूथ चलती हैं, लेकिन फिर आती है 1996 की महाकाली ट्रीटी। और इस ट्रीटी में जिस चीज ने नेपालीज को ट्रिगर किया वो ये थी कि इससे इंडिया का कंट्रोल आ गया था नेपाली रिवर पर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इवन गेव इंडिया मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट। और अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। सीइंग ऑल दीज फेलियर्स ऑफ गवर्नमेंट, नेपाली कांग्रेस कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग इंडिया मिस यूटिलाइजिंग 1950 ट्रीटी टाइम एंड अगेन, तो नेपाल में कम्युनिस्ट्स को लगा कि मोनार्की कभी भी नेशन को डेवलप तो कर नहीं पाएगी और नेपाली कांग्रेस सिर्फ इंडिया का पपेट है। तो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी मोइज सेंटर ने नेपाली किंग और नेपाली कांग्रेस दोनों के खिलाफ आर्म्ड रेवोल्यूशन छेड़ दिया और 1996 से 2006 तक नेपाल में सिविल वॉर चली। एंड इन दिस वॉर 17,000 पीपल इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट रेबल्स, किंग्स आर्मी एंड इनोसेंट सिविलियंस लॉस्ट देयर लाइफ। शुरुआत में तो ना ही चाइना ने और ना ही इंडिया ने खुलकर किसी को भी सपोर्ट किया क्योंकि इंडिया को नेपाल का किंग वैसे तो पसंद नहीं था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कम्युनिस्ट के हाथ में भी रूल नहीं देना चाहती थी। लेकिन चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी है तो उन्हें तो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन चाइना ने भी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो किंग के साथ रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीता, इंडिया और चाइना दोनों ने ही सपोर्ट किया किंग को। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल वाज मोर इंडिया रूटेड देन चाइना। आइडियोलॉजिकली इट सपोर्टेड चाइना बट इट्स रूट्स वर फ्रॉम कैलकाटा, इंडिया। बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स चाइना हैड ट्रस्ट इश्यूज विद दीज गाइज हु कॉल देमसेल्व्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, द माओइस्ट्स। लेकिन लेट 1990 और 2000 के स्टार्टिंग में इंडिया ने इस पूरे सिविल वॉर में अपनी साइड ही चेंज कर ली और किंग की बजाय अब कम्युनिस्ट रेबेलियंस को सपोर्ट करने लगा। और वैसे तो इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इंडिया ने उस समय मोस्ट लीडर्स को गन्स, एम्युनिशंस और असाइलम से पूरी मदद की। अब आता है साल 2001, नेपाल की हिस्ट्री में ब्लैक ईयर। ऑन द नाइट ऑफ June 1, 2001, a royal massacre happened in Nepal and entire lineage of king of Nepal was killed. People was literally shattered. Whole nation was crying. Sadness was in the air. You could literally walk outside home and see male with shaved heads because they believed death of king is equals to death of their own father. People even till this date believe Roe had provided helping hand for this because at that time for some reasons India was symbolizing secularism unlike India of today and pretty much had soft enmity with king of Nepal and Nepal's Hindu status.
us. And on top of that, King of Nepal was also very nationalist and never agreed on any pro-India narrative. And because of this, huge proportion of Nepal's population blames India's involvement in massacre, whereas officially nothing has come out as rigid proof. And on top of that, Indian media also spreaded propaganda that it was Prince Dipendra who did this, which made people hate India even more. At that time, many Indian reporters inside Nepal were misbehaved by angry crowd for spelling this senseless propaganda. And after all these, Nepal was no more a monarchy in 2008 and became a secular just like India wanted back then. And communists became very powerful in Nepal, but somehow unable to be at the top because of some internal reasons. But at 2015, everything changed. Nepal was hit by a massive earthquake and 10,000 people lost their life. Nepal suffered huge loss economically, and at the meantime, constitution was drafted by Nepal. And on top of that, when country was suffering from an earthquake, India did an economic blockade which starved many people to death. This acted as trigger point on people bursting negativity towards India. Blockade was not officially announced by India. Some say it was done by Medesis of Nepal and India didn't send vehicle for drivers protection. Some say Medesis themselves were sponsored by India. Some say India did blockade because Nepal was initiating with China about BRI, while some even say that it was India's attempt to increase instability. All these claims have no evidence and proof, yet sound reasonable too, but whatever the reason is, people blamed India for doing blockade unofficially. After 2015, Communist Party of Nepal came in power and took no time countering India, and people even supported it considering past political events between India and Nepal. And now here we stand today, so I think Nepal has pretty good reasons to hate us.